मित्रों, कैसे हैं आप। ये हमारा पार्ट थर्ड है मनोविज्ञान के चैप्टर 1 का। आपको जैसे पता होगा, हमने अपने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा 11th क्लास का पहला चैप्टर है, मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। हिंदी में हम एनसीईआरटी बुक रीड कर रहे हैं और उस चैप्टर को समझ रहे हैं साथ में, ताकि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं या 11th क्लास की खुद की बात कहें, हमें मनोविज्ञान के बारे में समझ आ सके। ठीक है, हमने अब तक अपने 2 वीडियो इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक दे दिया है। आप पहले दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है मित्रों। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अब तक अपने जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, हमने 3 कथनों की बात करी थी। उस तीसरे कथन में हमने ये पढ़ा था कि मानव व्यवहार क्या है, मानव व्यवहार को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि अंतर रूप से और बाह्य रूप से किस तरीके से स्टिमुलस यानी कि जो उद्दीपक होते हैं उनसे प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में मित्रों, हमारा चौथा कथन है मानव व्यवहार की समझ संस्कृति निर्मित होती है। देखिए, मानव व्यवहार की समझ जो होती है वो संस्कृति निर्मित होती है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि कई तरीके के, जैसे यूरो अमेरिकन है, व्यवहार को दूसरी संस्कृति स्थितियों में समझने में सहायता नहीं करते। ठीक है, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मनोवैज्ञानिक इसकी आलोचना करते हैं कि संस्कृति व्यवहार मनोविज्ञान को समझने में सहायता नहीं करती है। लेकिन देखिए, इस प्रकार की अगर हम आलोचना अधिकारवादियों द्वारा की जाती हैं। इनका तरीका है कि मनोविज्ञान मात्र पुरुष पक्षों की वकालत करता है, अतः स्त्री पक्षों की अनदेखी करता है। पर ऐसा नहीं है मित्रों। मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार की संस्कृति निर्मित होती है। मनोविज्ञान की समझ, ठीक है, संस्कृति निर्मित है, इसे समझा जा सकता है। आगे देखें, कथन 5, मनोविज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं, जितने भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, जैसे हम एसआर थ्योरी की बात करेंगे, स्किनर के जो थे रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी की बात करेंगे, पावलोव के जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत हैं इनकी बात करेंगे। तो मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं मित्रों, ये सब मानव व्यवहार को समझने की सहायता करते हैं। ठीक है, इसे नियंत्रित करने की सहायता करते हैं, इसे परिवर्तित करने की सहायता करते हैं। देखिए, कई जो ऐसे व्यवहार होते हैं मानव का, जिसे मतलब कई दुश्चिंताओं के कारण से, वातावरण के कारण से, अनुवांशिकता के कारण से, या परिस्थितियों के कारण से, उसमें कई तरीके के तनाव या दुश्चिंता, दबाव इत्यादि जो होती हैं वो हम ये कह दें कि ये चीज़ें पनप जाती हैं। इन सबको नियंत्रित करना, इसे परिवर्तित करना, पुनः उसे अपनी पटरी पर लेकर आने का कार्य मनोविज्ञान करता है मित्रों। और अगर हम देखें, इसका जो कई क्षेत्र हैं मनोविज्ञान के, मैंने ऊपर आपको पहले भी बताया था, मनोविज्ञान का केवल एक ही क्षेत्र नहीं है। चिकित्सा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लें, ठीक है, विमानी क्षेत्र, संगठनात्मक क्षेत्र, नैदानिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान, ये सब मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं मित्रों। देखिए, मूल बनाम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान क्या है, यानी कि मूल मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मित्रों, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले, ठीक है, हमने बात करी थी दर्शन शास्त्र की, यानी कि मूल मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की बात करता है, आत्मा का विज्ञान। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसका नाम ही लैटिन भाषा के साइकोलॉजी शब्द से मिलकर बना है। साइको का मतलब होता है आत्मा और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान। ठीक है, परंतु देखिए मित्रों, अगर हम बात करते हैं तो इसके आगे हमने कई तरीके की बात करी, जिसमें हमने कहा कि 19वीं शताब्दी के अंदर 1879 में इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी। उसके बाद विलियम जॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, फिर हमने गेस्टाल्टवाद की बात करी। ठीक है, हमने गेस्टाल्ट में समग्रता की बात करी, मनोविश्लेषणवाद की बात हुई, व्यवहारवाद की बात हुई, है ना। तो मित्रों, हम बात करते हैं मूल मनोविज्ञान क्या है और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान क्या है। देखिए, अनुप्रयुक्त से हमारा मतलब ये होता है कि हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ को अनुप्रयोग में लाने की। ठीक है, मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में कोई स्पष्ट भेद नहीं होता है मित्रों। ठीक है, यानी कि जहाँ एक चीज़ को मूल मनोविज्ञान हमें वह सिद्धांत एवं नियम प्रदान करता है जो मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के आधार पर बने होते हैं, और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान हमें वह संदर्भ देता है जिसमें अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांतों एवं नियमों को सार्थक ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी मूल मनोविज्ञान तो मित्रों हमें केवल सिद्धांत देता है, नियम देता है, और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान हमें वो ढंग देता है जिससे इन सिद्धांतों और नियमों को
मानव जीवन में लागू किया जा सके और व्यवहार में उचित परिवर्तन किया जा सके, उसे नियंत्रित किया जा सके, उसे परिवर्तित किया जा सके मित्रों। ठीक है, देखिए पिछले दशकों में अनुसंधान केंद्रित माने जाता रहा है मनोविज्ञान, लेकिन अब ये अनुप्रयोग केंद्रित होने लगा है मित्रों। यानी कि अगर आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मनोविज्ञान को कई क्षेत्रों में अनुप्रयोग में लाया जा रहा है, और अनुप्रयोग में लाकर एक तरीके से मानव व्यवहार में वैचारिक परिवर्तन कर कर, ठीक है, उससे काफ़ी हद तक परिवर्तित किया जा रहा है और उससे काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी ली जा रही है, उत्पादकता ली जा रही है। इसीलिए मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में कोई मौलिक अंतर नहीं है मित्रों, ये परस्पर अंतक्रियाएं करते रहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में अनेक प्रशाखाएं हैं जो अपनी विषय वस्तु पर विशिष्ट बल देती हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, अंत्य सांस्कृतिक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, अंतरिक्ष मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आदि कुछ नाम है मित्रों। ठीक है, जो अनुसंधान एवं अनुप्रयोग दोनों में ही काम में लाए जा रहे हैं मित्रों। आगे देखिए मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएं। देखिए मित्रों, किसी भी विद्या शाखा की बात करिए, चाहे आप राजनीतिक विज्ञान की बात करिए या किसी भी विद्या शाखा की बात करिए जो मानव के विकास की या मानव के व्यवहार का अध्ययन करती है या लोगों का अध्ययन करती है, ठीक है, किसी भी परिप्रेक्ष्य में कर रही हो, चाहे वो कोई सी भी विद्या शाखा हो या कोई सा भी शिक्षा शास्त्र हो, ठीक है, निश्चित रूप से मनोविज्ञान के ज्ञान की सार्थकता को मानेगा ही मानेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं मनोविज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है। यानी कि चाहे आप राजनीतिक विज्ञान पढ़िए, चाहे आप अनुसंधान पढ़िए, चाहे आप भौतिकी पढ़िए, चाहे आप रसायन विज्ञान पढ़िए, हर विज्ञान के पीछे मनोविज्ञान का कहीं ना कहीं से हाथ है। क्योंकि मानव व्यवहार को समझे बिना, ठीक है, उसके बारे में बात करे बिना, उसके मूल चीज़ को बात करे बिना हम किसी भी अर्थ की, किसी भी शाखा की गहराई में नहीं जा सकते मित्रों। तंत्रिका विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में मानव व्यवहार को समझाने, ठीक है, देखिए इस लाइन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान अपने ज्ञान को मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, समाज कार्य विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र के साथ मिलकर बांटता है। अब देखिए मित्रों, आगे हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र की। एक मिनट, ये सारे पेज ऊपर चले गए, हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं वापस। हाँ तो मित्रों, हम दर्शन शास्त्र की बात कर रहे थे। देखें 19वीं सदी के अंत तक अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ों जो समसामयिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जैसे मन का स्वरूप क्या है, मनुष्य अपनी अभिप्रेरणा और संवेगों के विषय में कैसे जानता है, ठीक है, बातें दार्शनिक रुचि की थी। 19वीं सदी में आगे चलकर विलियम वुंट ने इसे एक वैज्ञानिक आधार प्रदान कर दिया मित्रों। ठीक है, आयुर्विज्ञान की बात करते हैं तो देखो चिकित्सकों ने माना है कि उक्ति स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। यह हम तो ये बात मित्रों कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में कहने की कि जब तक हमारा मन किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता, हमारा शरीर उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। हमारा शरीर भले ही नाड़ी तंत्र, तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना हुआ है, पर चिकित्सा विज्ञान ने इस बात को अच्छी तरीके से माना है, खासकर आयुर्विज्ञान ने इस बात को अच्छी तरीके से माना है कि हमारे शरीर का नाड़ी तंत्र जो होता है या तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरी तरीके से मन से यानी मनोविज्ञान से, ठीक है, केंद्रित होता है। लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवहारों से दूर रखने में मनोविज्ञान की भूमिका एवं चिकित्सा की अन्वयवृत्ति सशक्ति कुछ क्षेत्र हैं। देखिए, व्यक्ति जितना नकारात्मक रहता है उतने ही उसका शरीर जो होता है वो बीमारियों से घिरा रहता है। ऐसा आयुर्विज्ञान में कई तरीके के वेदों में, वेदांगों में, उपनिषदों में यथा उल्लेखित है अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे मित्रों, और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है मानने में। देखिए, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, किसी भी विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान ने बहुत कुछ प्राप्त किया है, समृद्ध किया है। मनोविज्ञान ने आर्थिक व्यवहारों के सूक्ष्म स्तरों में अध्ययन, विशेष से उपभोक्ताओं के व्यवहारों को समझने में, बचत व्यवहार एवं निर्णय की कला में बड़ा योगदान किया है। अभी देखिए मित्रों, अगर हम बात करते हैं अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ताओं के भावुकताओं के प्रदर्शनों के आधार पर आर्थिक विकास का पूर्व कथन किया है। एच साइमन, डी केहनमेन व टी शिलेंग जैसी 3 विद्वानों को ऐसी ही समस्याओं पर कार्य करने के कारण अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था मित्रों। ठीक है, तो एक बात को अच्छी तरह से ध्यान रख के चलिए मित्रों कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने एवं उसकी व्याख्या को व्यक्त करते सामाजिकरण, सामूहिकरण, संग्रहपरक व्यवहारों का तथा अंतर समूह द्वंद्वों से संबंधित बातें,
इन दोनों विद्या शाखाओं से जुड़ी होती हैं, चाहे वो मनोविज्ञान है, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान है या समाजशास्त्र है। कंप्यूटर विज्ञान की बात करते हैं मित्रों। प्रारंभ से ही कंप्यूटर मानव स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करता रहा है। कंप्यूटर की संरचना, उसकी संगठित स्मृति, सूचनाओं के क्रमवार, साथ साथ प्रक्रमण आदि में ये बातें देखी जा सकती हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक तथा इंजीनियर केवल बुद्धिमान से बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी मशीनों को बना रहे हैं जो संवेद अनुभूति को भी जान सके। इन दोनों विद्या शाखाओं में हो रहे विकास संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहे हैं। अब देखिए मित्रों, विधि अपराध शास्त्र की बात करें तो ये क्षेत्र भी मनोविज्ञान से किसी तरीके से अछूता नहीं है। किसी भी अपराधी के मन की विचार को जाने बिना, उसके व्यवहार को जाने बिना, उसकी मनस्थिति को जाने बिना, ठीक है, उसमें उसको क्या अपराध दिया जाए, उसको क्या दंड दिया जाए, इस बात को नहीं सोचा जा सकता है। यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है ये एनसीईआरटी बुक में, जिसमें साफ लिखा गया है कि मनोविज्ञान हर तरीके की विद्याशास्त्र से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो अर्थशास्त्र हो मित्रों, संगीत ललित कला हो, विधि अपराध शास्त्र हो, कंप्यूटर ज्ञान हो, दर्शन शास्त्र हो, या चिकित्सा विज्ञान हो, आयुर्विज्ञान हो, ठीक है मित्रों, या समाज शास्त्र हो, वास्तुकला हो, अभियांत्रिकी हो। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन, कोई गवाह, जैसे हम ऊपर विधि शास्त्र की बात कर रहे थे उसी की बात है कि कोई गवाह है, न्यायालय में गवाही देते समय इन तथ्यों की कितनी सत्यता को उल्लेख करता है। ठीक है, जूरी के निर्णय में कौन सा कार्य प्रभावित होता है, झूठ, पश्चाताप, विश्वसनीयता, या दंड को किस स्तर तक रखा जाए, हम ये बात कहें कि किस बात में, किस अपराध पे कितना दंड दिया जाए, इन सब की व्याख्या जो होती है वो मनोविज्ञान में की जाती है मित्रों। ठीक है, अब हम जनसंचार की बात करते हैं मित्रों। देखिए जनसंचार आज एक सबसे बड़ा संचार केंद्र है, ठीक है, जिसने एक जनता को मतलब एक दूसरे से जोड़ रखा है, कड़ी का काम कर रखा है। सरकार के बीच में, जनता के बीच में कहें, या किसी भी तरीके से हम कहें कि समाज को एक कड़ी से परस्पर जोड़ने का काम किया है। ये एक ऐसा क्षेत्र है मित्रों जिसने अंधविश्वास को, रूढ़िवादियों को, इत्यादि सभी चीज़ों को समाप्त करने का कार्य किया है। साथ ही साथ एक अच्छा प्रभाव के लिए आवश्यक युक्तियों के निर्माण में सहायता दी है। समाचार पत्र में कई तरीके की कहानियाँ लिखी जाती हैं, ये सब जो होती हैं वो व्यक्तियों के मनोविज्ञान को, यानी मनोस्थिति को जानते हुए लिखी जाती हैं, ताकि वो उसमें अधिक से अधिक रुचि लें। उसमें इस तरीके के कारक डाले जाते हैं, इस तरीके की उसका परिकल्पनाओं का, इस तरीके की स्थिति का निर्माण किया जाता है, ताकि वो उसके पाठकों को अधिक से अधिक प्रभावित कर सके, उनके अंतर्मन को छू सके, उनकी अंतरात्मा में परिवर्तन कर सके। ठीक है मित्रों, एक अच्छा लेखक अपनी कलम से वही चीज़ें लिख पाता है जिससे प्रस्तुत हुई हर एक चीज़ हर एक व्यक्ति के अंतर्मन को छू सके। देखिए संगीत एवं ललित कला की बात कहें तो देखो, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वैसे आप ना माने या ना माने, पर यह बात भी स्पष्ट है कि मनोविज्ञान ने संगीत के उपयोग व कार्य निष्पादन स्तर बढ़ाने का कार्य किया है। संगीत एवं संवेग एक और क्षेत्र है जिसे अनेक अध्ययन किए गए हैं। भारतवर्ष में संगीतकों ने वर्तमान में एक प्रयोग करना प्रारंभ किया है जिसे संगीत चिकित्सा कहा जाता है मित्रों, यानी म्यूजिक थेरेपी। ठीक है, इसमें रोगों के माध्यम से कतिपय शारीरिक व्याधियों का निदान करना प्रारंभ हुआ है। तो मित्रों, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संगीत कला मनोविज्ञान से रिलेटेड है। अब देखिए वास्तुकला और अभियांत्रिकी, अगर मैं प्रथम दृष्टि में आपके सामने बोलूँ कि वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर और जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है वो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है, तो आप कहेंगे मैं फ़िलॉसफी की बात कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है मित्रों। आप देखें, मनोविज्ञान से ये क्षेत्र भी अछूता नहीं है। ठीक है, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट होता है या कोई भी हम ये कह दें इंजीनियर है, तो जब वो किसी चित्र का निर्माण करता है, ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र वो सामने वाले को कैसे पसंद आएगा, किस तरीके से उसमें किस चीज़ का निर्माण किया जाए, तो वो लोगों की मनोस्थिति को लेके चलता है, अर्थात कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की बात को इससे जोड़ा गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं कार्यरत मनोविज्ञान की, ठीक है, तो आजकल मनोविज्ञान ऐसी अनेक स्थितियों में कार्य करते हैं जहां मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से लोगों को अपने जीवन की समस्याओं का दक्षतापूर्वक सामना करने के लिए भिन्न बनाते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, मानव सेवा क्षेत्र कहते हैं, है ना। फिर चाहे उद्बोधन, सामुदायिक, विद्यालय, संगठनात्मक मनोविज्ञान आते हैं। देखिए नैदानिक मनोविज्ञान क्या होता है? निदानिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मतलब निदान निकालना, उसके बारे में पता करना, है ना। तो देखिए व्यवहारिक समस्या वाले रोगियों की सहायता करने की विशेषता रखते हैं। देखिए कुछ रोगी तो जो होते हैं शरीर के रोगी होते हैं जो पता चल जाते हैं, कुछ रोगी जो होते हैं व्यवहारिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं, और उसका मुख्य कारण परिवार में रही हुई स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, वातावरण कुछ भी हो सकता है, दबाव, चिंता, तनाव, दुश्चिंता, ठीक है, भय, कार्यस्थल में दबाव, है ना, ये सब।
तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, चिकित्सालय मानसिक स्वास्थ्य इन सब चीज़ों का निदानिक करने का कार्य करते हैं, उसे उसके कारणों का पता करते हैं कि उसकी व्यवहार की समस्याओं का कारण क्या है। उपबोधन मनोविज्ञान, देखिए मित्रों, उपबोधन मनोविज्ञान अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं। इनमें रोगियों की समस्या नैदानिक मनोविज्ञान की तुलना में कम घातक होती है एवं उपबोधन मनोवैज्ञानिक व्यावसायिक पुनर्विकास कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक चयन में सहायता करते हैं, जीवन की नई व जटिल परिस्थितियों में समायोजन के लिए कार्य करते हैं। देखिए, कोई भी विद्यार्थी जब 10वीं कक्षा पास करता है तो उसके बाद 11वीं और 12वीं कक्षा में उसे अपने विषयों का चयन करना होता है। तो विषयों के चयन करने में शिक्षक जब उसकी सहायता प्रदान करता है तो वो एक तरीके का उपबोधन मनोविज्ञान ही है मित्रों। ठीक है, तो आगे देखिए मित्रों, सामुदायिक मनोविज्ञान प्राय सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक अगर हम बात करें तो प्राइवेट संगठन हैं, राज्य सरकार के लिए कार्य करते हैं, वे समुदाय उनके संस्थानों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में सहायता करते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, कुछ विशिष्ट समस्याओं पर कार्य करते हैं, जैसे वयोवृद्ध अथवा शारीरिक मानसिक रूप से अशक्त लोग, है ना, इनका मूल्यांकन करना, समुदाय आधारित पुनर्विन्यास देना। अब विद्यालय मनोविज्ञान, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि हम टीचिंग एग्जाम्स के परिप्रेक्ष्य में भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, शैक्षिक व्यवस्था में कार्य करते हैं, उसकी भूमिका परीक्षण स्तर के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए कुछ विद्यालय मनोवैज्ञानिक मात्र मनोवैज्ञानिक परीक्षण देते हैं, जबकि कुछ अन्य परीक्षण के परिणामों की व्याख्या करते हैं, छात्रों की समस्याओं में उनकी सहायता करते हैं, नीति निर्धारण में भी सहायता करते हैं, अभिभावकों अध्यापकों प्रशासकों के मध्य संवाद बढ़ाते हैं, शिक्षक प्रगति के लिए विषय में अध्यापकों अभिभावकों को सूचना प्रदान करते हैं, या विद्यार्थी की मनस्थिति को जानना उसके लिए अधिक से अधिक कार्य प्रगति के मार्ग खोलना, ये सब इसके अंतर्गत आता है मित्रों। संगठनात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो देखिए मित्रों कि किसी भी प्रबंधन कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ भी मनोविज्ञान का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि किसी कर्मचारी से कार्य करवाना, उसको अभिप्रेरणा प्रदान करना, उसको संवेगों को नियंत्रित करना, उसकी कार्य दक्षता को बढ़ाना, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना, इन सब में मनोविज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, बात आती है मित्रों दैनिक जीवन में मनोविज्ञान की। एक मिनट, सारे पेजेस ऊपर जा चुके हैं, वापस नीचे आ जाती हूँ। तो मित्रों, हम यहाँ थे, दैनिक जीवन में मनोविज्ञान। हाँ जी, तो देखिए, दैनिक जीवन में मनोविज्ञान की बात करते हैं तो दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का उतना ही महत्व होता है जितना हमने बाकी सब क्षेत्रों में देखा है मित्रों। ठीक है, अगर हम अंतर समूह की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है, पर्यावरण की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं, परिवार के एक समूह की बात करते हैं, या अपने दोस्त समूह की बात करते हैं, मित्र मंडली की बात करते हैं, या अपने व्यवहारों की बात करते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से हम अपने जीवन का संचालन कर रहे हैं, है ना, हमारी मन स्थिति को समझना, हमारी गहराई को समझना, अपने विचारों को, अपने ऋणात्मक अभिवृत्ति तथा व्यवहार को, अवांछित शैली को बदलना, ये सब में मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखिए, अगर आज वर्तमान समय में बात करें तो आज मनुष्य अधिकतर जो होता है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, दुश्चिंता, तनाव, दबाव, प्रतियोगिता का माहौल है, ठीक है, या ऋणात्मक अभिवृत्ति आ जाती है उसमें एक तरीके से, या उसका जो दैनिक दिनचर्या है वो अवांछनीय हो जाती है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है, तो इसी कारण से वो अपने समय का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता, और अपनी ऋणात्मक अभिवृत्ति यानी कि अपने नेगेटिव एटीट्यूड के कारण से अपनी सक्सेसफुल लाइफ को भी अनसक्सेसफुल यानी कि अपनी सफलताओं को भी असफलताओं में बदल देता है। तो इन सब को समझने के लिए मनोविज्ञान, मनस्थिति यानी मन का विज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है मित्रों। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दैनिक जीवन में भी मनोविज्ञान का महत्व है। आइए मित्रों, तो हम ये देखते हैं कि देखिए, किसी भी चीज़ में अगर हम स्मृति की बात करें, अपने मन की बात करें, व्यवहार की बात करें, सब चीज़ों में सकारात्मक ढंग से सोचकर परिवर्तन किया जा सकता है मित्रों। दबाव को कम किया जा सकता है, ठीक है, सहायता प्रदान करता है। मनोविज्ञान हमारे जीवन को एक सरल और संगठित बनाने का कार्य करता है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि मनोविज्ञान क्या है। देखिए, अब हम पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं। किसी भी पाठ को पढ़ने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी समरी क्या है, हमने उसमें देखा क्या क्या है। ठीक है मित्रों, तो छोटे 4-5 पॉइंट हैं, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मनोविज्ञान आधुनिक विद्या शाखा है जो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों, लोगों के व्यवहारों की जटिलताओं को विविध संदर्भों में समझने का लक्ष्य रखती है। अब प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों माना जा सकता है मनोविज्ञान को, ठीक है। अब देखिए आगे, मनोविज्ञान की विचारधारा।
के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे। तो मैंने पढ़ा था आपको, संरचनावाद था, प्रकार्यवाद था, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी व्यवहारवाद, गेस्टॉल्ट स्कूल, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावादी, ठीक है। कार्ल रोजर्स बताए थे, मॉस्लो बताए थे मैंने आपको, संज्ञानवाद मनोविज्ञान। समसामयिक मनोविज्ञान बहुआयामी होते हैं, यानी कि कई दिशाओं में इसका काम में लाया जाता है, क्योंकि इनको बहुत से उपागमों अथवा बहुविधि विचारों द्वारा जाना जाता है। विभिन्न स्तरों पे इनका काम में लिया जाता है, महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, है ना। आगे देखिए, आज मनोविज्ञान बहुत से विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, ठीक है। सिद्धांतों का निर्माण कर रहा है, उनको अनुप्रयोग में ला रहा है, लगातार प्रयास में लगा हुआ है। चाहे हम बात करें, देखिए यहाँ पर कई तरीके के बताए गए हैं, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक, शैक्षिक, विद्यालय, वैज्ञानिक, उपबोधन, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, ठीक है मित्रों। मैं जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर समझा चुकी हूँ, यहाँ हम सिर्फ सारांश देख रहे हैं। आजकल वास्तविकता की अच्छी समझ के लिए अंतर्विषयक पहल की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इससे विद्याशाखाओं में आपसी सहयोग का उदय हुआ है। मनोविज्ञान की रुचि सामाजिक विज्ञान में परस्पर रूप से व्याप्त है, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, जैव विज्ञान, है ना। इन सब से मनोविज्ञान मात्र ऐसी विद्याशाखा नहीं है जो केवल मानव व्यवहार के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान का विकास करती है, बल्कि विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का समाधान भी करती है, चाहे वो चिकित्सा स्तर हो, चाहे वो हम बात करें शैक्षिक स्तर हो, चाहे वो हमारा संगठनात्मक, प्रबंधनात्मक, व्यावसायिक स्तर हो, कोई भी स्तर हो मित्रों। तो मनोविज्ञान केवल मानव का विज्ञान या मानव व्यवहार का विज्ञान अथवा आत्मा का विज्ञान, या फिर हम ये कहते हैं कि मन स्थिति का विज्ञान कहना एक बहुत संकुचित शब्द होगा इसके लिए। ये एक बहुत व्यापक शब्द है मित्रों, जिसमें कहीं हम ये कहते हैं अथाह संभावनाएं हैं भविष्य की छुपी हुई, ठीक है मित्रों। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इसी तरीके के नए नए अच्छे वीडियो के आपको लिंक मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को क्लिक कर लें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और इसी तरीके से हम आगे चैप्टर पढ़ते रहेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो था। मैं दोनों जो पुराने वीडियो मैंने चैप्टर फर्स्ट के बनाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उन्हें भी देख लीजिएगा मित्रों, ठीक है। वीडियो सुनने के लिए